स्वागत है आप सभी का आईएमआरई सब्जेक्ट के साथ। मैं मनोज यादव। आईएमआरई मीन्स होता है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वैद्युत उपकरणों का संस्थापन, अनुरक्षण एवं मरम्मत। तो आईएमआरई सब्जेक्ट जो है 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है टूल्स एंड एसेसरीज, औजार एवं सहायक उपकरण। दूसरा यूनिट है इंस्टॉलेशन, संस्थापन। थर्ड यूनिट है मेंटेनेंस, अनुरक्षण। तो पहले यूनिट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहले यूनिट में है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल टूल्स, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो यूज किया जाता है इंस्टॉलेशन में। और उसके बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगती है तो प्राथमिक उपचार क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड इस यूनिट में बताया गया है। तो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। जिस प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, उसी प्रकार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में 146 रूल्स हैं। देखते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्यों बनाया गया। क्योंकि हमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई सिस्टम जो है उससे हमें ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए आपके घरों के ऊपर वायर जा रहा है तो कितना मिनिमम क्लियरेंस, कितना ऊंचाई मिनिमम होना चाहिए कि हमें कोई उससे प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए घरों में आप फैन यूज करते हैं, ग्राउंड से कितना ऊंचाई होने पर हमें कोई दिक्कत, उससे प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड आपका जो सर्किट पावर बोर्ड यूज करते हैं कितना ऊंचाई पर होना चाहिए, इन सब के बारे में हमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में बताया गया है। आईईआर 1956 को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 36A को 36A 1910 से लिया गया है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में 146 रूल्स हैं। एसआई मीन्स होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जो आपका जो इलेक्ट्रिकल जितना इक्विपमेंट है इससे प्रमाणित होना चाहिए। सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आईएसआई 1956 रूल को फॉलो करना चाहिए। आपके घरों में जो सप्लाई आती है, सिंगल फेज सप्लाई, अगर मोटर चला रहे हैं तो 3 फेज सप्लाई, जो वायर है कैसे हम पहचानेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। कौन सा वायर फेज आ रहा है, उसका कलर किस कलर का हो, जो पहचानने के लिए किया जाता है। तो फेज वायर का जो कलर होता है हमेशा रेड कलर में होना चाहिए। जो न्यूट्रल होना चाहिए हमेशा ब्लैक कलर का होना चाहिए। जो अर्थ वायर है हमेशा ग्रीन कलर का होना चाहिए। इसी प्रकार 3 फेज सप्लाई सिस्टम में जो कलर होना चाहिए, फेज अगर वायर आ रहा है तो 3 फेज है तो R मतलब रेड, येलो, ब्लू, RYB। अगर न्यूट्रल वायर आ रहा है तो हमेशा ब्लैक कलर का होना चाहिए। अगर अर्थ वायर आ रहा है तो हमेशा ग्रीन कलर का होना चाहिए, क्योंकि इससे आसानी से आप पहचान सकते हैं कौन सा अर्थ वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है, कौन सा फेज वायर है। आगे देखते हैं हम लोग पावर सर्किट और लाइट सर्किट या सब सर्किट जो घरों में आप लोग यूज करते हैं। मान लीजिए फ्रिज, कूलर, हीटर के लिए यूज करते हैं, हमेशा पावर सर्किट का यूज करते हैं, जिसमें उसमें जो पॉइंट जो बने होते हैं, जो ये बोर्ड है उसमें जो सॉकेट है हमेशा दो पिन का होना चाहिए, 2 पॉइंट होना चाहिए इसमें। जो इसकी कैपेसिटी होती है पावर सर्किट की हमेशा 15 एम्पीयर होती है पावर सर्किट की। जो वाटेज होती है इतना 3000 वाट तक वियर कर सकता है। इसका वायर का जो साइज होता है 2.5 mm स्क्वायर होता है। इसी प्रकार लाइट सर्किट जो होती है, लाइट सर्किट या सब सर्किट, इसमें पॉइंट जो होते हैं 10 बने होते हैं। 10 पॉइंट मतलब स्विच जो होते हैं, 5 नीचे 5 ऊपर। जो ये सॉकेट है, ये बोर्ड है, तो इसमें पॉइंट 10 होना चाहिए। इसकी कैपेसिटी जो होती है 5 एम्पियर की होती है। इसमें वाटेज होते हैं 800 वाट के होते हैं और वायर का साइज होता है 1.5 mm स्क्वायर। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार बोर्ड में हमेशा फेज हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। मान लीजिए घर में बोर्ड आपका है, बोर्ड में अगर स्विच सॉकेट लगी है उसमें, तो फेज हमेशा राइट साइड में
राइट साइड में होगा, न्यूट्रल वायर लेफ्ट में होगा, ये बड़ा थोड़ा होता है, ये अर्थ वायर होता है। तो फिर राइट साइड में होना चाहिए और न्यूट्रल हमेशा लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। अगला टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग क्यों करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप घरों में यूज करते होंगे, फ्रिज यूज कर रहे हैं, जो उसकी जो आउटर बॉडी है मेटलिक होती है। मान लीजिए फ्रिज का आउटर बॉडी मेटलिक है, अगर हम अर्थ नहीं किए हैं और एक मान लीजिए कोई ह्यूमन इसको टच कर रहा है, तो जो लीकेज करंट इसमें फ्लो हो रही है आउटर बॉडी में, पूरा आपके शरीर से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अगर मान लीजिए आप इसमें यहाँ पे आप इसको ग्राउंड किए हुए हैं, तो जो लीकेज करंट होती है इस इलेक्ट्रोड के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम रखते हैं, मिनिमम से मिनिमम। जो ह्यूमन बॉडी की जो रेजिस्टेंस होता है, अगर आप भीगे हुए हैं तो 1000 ओम के करीब होता है, और इसका रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड अर्थिंग करते हैं 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो करंट होती है हमेशा लो रेजिस्टेंस की ओर से फ्लो होती है, और 1000 ओम जो होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो उस पूरा का पूरा करंट इधर से फ्लो हो जाएगी, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो पढ़ते हैं इसमें, अर्थिंग का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि लीकेज करंट को ग्राउंड कर देता है। अर्थिंग का काम क्या है? जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है उसको ग्राउंड करना। एग्जाम्पल, यदि कूलर फ्रिज के मेटलिक बॉडी में लीकेज करंट फ्लो होती है तो अर्थिंग के द्वारा ग्राउंड हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का? यदि ड्राई स्किन मतलब शुष्क है तो 100 किलो ओम से 400 किलो ओम होना चाहिए, मतलब 1 लाख ओम से 4 लाख ओम तक होता है जो अगर ड्राई स्किन है। अगर वेट स्किन, अगर भीगी हुई बॉडी है तो आपका 1000 ओम होता है, 1K ओम होता है। इसी प्रकार ईयर टू ईयर रेजिस्टेंस, एक कान से दूसरे कान के बीच अगर रेजिस्टेंस हम मापेंगे तो 100 ओम होता है। उसी प्रकार हैंड टू फीट रेजिस्टेंस, हाथ से पैर के बीच रेजिस्टेंस 400 से 5 ओम, 400 ओम से 500 ओम के करीब होता है। मेथड टू मिनिमाइज द अर्थिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से मेथड जो हैं जिससे अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है? तो पहला मेथड है द कनेक्टिंग पैरेलल प्लेट्स इन पैरेलल, बाय कनेक्टिंग पैरेलल प्लेट इन पैरेलल। जो प्लेट होते हैं इलेक्ट्रोड के वो पैरेलल में लगाना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द प्लेट, जो प्लेट का एरिया को बढ़ाकर भी अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। बाय यूजिंग चारकोल एंड साल्ट, चारकोल और साल्ट का प्रयोग कर अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। इसमें चारकोल, जैसे चारकोल उसके ऊपर नमक, फिर चारकोल नमक, इस तरह से लेयर बनाकर हम लोग अर्थिंग में डालते हैं। बाय यूजिंग वाटर रेगुलरली, मतलब लगातार आप पानी उसमें देते रहे हैं तब भी अर्थिंग रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो लार्ज पावर स्टेशनों में जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो 0.5 ओम रेजिस्टेंस, थोड़ा भी अगर लीकेज करंट फ्लो हो रही है तो इससे ग्राउंड हो जाएगी। अगर मीडियम पावर स्टेशन है तो 1 ओम, और अगर स्मॉल पावर स्टेशन है तो 2 ओम के करीब रख सकते हैं। डोमेस्टिक घरों में जो आप लोग यूज करते हैं उसमें 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी करंट हमें बॉडी को खतरा हो सकता है कितना करंट से? अगर 0.0 से 5 मिली एम्पियर है तो नॉर्मल करंट होती है, इससे अगर छुएंगे तो टच करेंगे तो कुछ
नहीं होगा। अगर 5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर है तो ये इट गिव्स ए शॉक, मतलब एक शॉक टाइप देगा, झटका देगा। अगर 20 से 50 मिली एम्पियर है तो पेनफुल शॉक, मतलब बहुत दिक्कत कर देगी आपको ये इतना एम्पियर की करंट। अगर 50 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तो खतरा हो सकता है इस इतना एम्पियर के रेजिस्टेंस के लिए। थैंक यू।